होती है आपकी, इंटेंशन होती है किसी को हार्म पहुंचाने में, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने की जब प्रॉपर इंटेंशन होती है ना कि मैं तो ये करूंगा, प्रॉपर प्लान किया जाता है। इसलिए अब नॉर्मल सी बात है, इंटेंशन हुई तो प्रॉपर क्या किया जाएगा, प्लान किया जाएगा। इस तरीके से प्लान किया जाएगा कि आप उसमें फंसो ना। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको व्हीकल दिया है, कंपनी वालों ने आपको एक व्हीकल दिया है, गाड़ी दी है ऑफिस में आने जाने के लिए, बट आप उसको क्या कर रहे हो, पर्सनली भी यूज़ कर रहे हो, पर्सनली उसे कहीं भी घुमा के ले जा रहे हो, अपनी नानी के घर जा रहे हो, बुआ के घर जा रहे हो, क्या है, पर्सनली यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऑडिटिंग के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऑडिटिंग होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, ऑडिट के अंदर हम क्या क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट करते हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें डिटेक्ट करने की प्रोसेस को समझा था हमने, बुक कीपिंग के कंसेप्ट को समझा था, राइट। बुक कीपिंग के कंसेप्ट करने के बाद हमने अकाउंटेंसी समझा था, अकाउंटेंसी के बाद हमने पढ़ा था कि ऑडिटिंग क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सबके बीच में हमने डिफरेंस भी किए थे। आई होप आपने ये सभी टॉपिक्स किए होंगे मेरे साथ। ठीक है, और ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये सभी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, अब हम पहुंचते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की ओर। देखो सेकंड चैप्टर क्या है बेटे आपका, सेम एज इट इज़ है, बुक्स एज इट इज़। मैंने वही बात है कि मैंने सभी ऑथर्स की, सभी यूनिवर्सिटी का बेसिक बना के मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो इवन आपकी किसी भी तरह की बुक है ऑडिटिंग की, अशोक शर्मा मोस्ट ऑफ मुझे पता है कि यही अप्लाई होती है सभी क्लासेस के अंदर और सभी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने इसी को ही ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर को, दैट्स अ ऑब्जेक्टिव। क्या नाम है आपके चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग के, इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिटिंग की, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। देखो आपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा कि ऑडिटिंग क्या होता है। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि मैम आपकी जो बुक ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, बुक ऑफ अकाउंट है, उनके अंदर से जो भी एरर हैं, जितने भी फ्रॉड हैं, उनको क्या लगाना, पता लगाना। और ये किस पर्सन के द्वारा, इसको क्या कहते हैं, इसको हम ऑडिटिंग कहते हैं। और जो पर्सन इस चीज़ को करेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑडिटर कहेंगे बेटा जी। क्या हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करते दैन उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखो हमारी हैबिट है कि मोस्ट ऑफ जो भी हमारे स्टूडेंट्स जो रेगुलर है वो क्या करते हैं कि जितना काम दिया है उसको पहले रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, 5 नहीं 3 से 2 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को और प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ऑडिटिंग का मतलब ये समझा था हमने, एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना, और जो पर्सन करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले कुछ इतना खास नहीं है ये चैप्टर, बट हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस आता है ऑडिट एंड इट्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर, इनके बीच के इनके ऊपर क्या आता है आपका क्वेश्चन आता है, 101% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये सभी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ठीक है, तो उसको भी देखते रहना। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटिंग क्या है बेटा जी। ऑडिटिंग आपका क्या करना होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट, और साथ में उस प्रॉपर नॉलेज लेना किसके बारे में कि क्या ये अकाउंट ठीक है, क्या ये अकाउंट फेयर रिजल्ट दे रहा है, क्या ये अकाउंट बिल्कुल ट्रुथ रिजल्ट दे रहा है, उसके बारे में पता लगाना। अगर इनके बारे में आपको पता होगा, देखो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव पता है ऑडिटिंग क्या होता है, एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए, उसको उस सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में, क्या उसके सब्जेक्ट के बारे में क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज। अब मैं कह रही हूँ कि ऑडिटर को क्या होना चाहिए, बुक ऑफ अकाउंट को चेकआउट करेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बुक ऑफ अकाउंट को क्या करेगा, वो चेक करेगा। जब इस बुक ऑफ अकाउंट को चेक करेगा तो उसे क्या होना चाहिए, अकाउंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसको उसके रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स टर्म्स कंडीशंस इन सब के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो तो एरर निकाल पाएगा ना। तो सबसे पहला ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको क्या होनी चाहिए, उसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज लेवल अबव होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या कहते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू बी, देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि क्या जो एक सिंपल अकाउंटेंट ने, जो कंपनी का अकाउंटेंट है उसके द्वारा की गई बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार, क्या उसने ठीक किया है नहीं किया है, उसको क्या किया जाता है, वेरीफाई करेगा। अब वेरीफाई करने से पहले उसको क्या होनी चाहिए, उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है,
Even through the detection of the fraud and error is also objective of the auditing, it should be the consider only a subsidiary objective of the auditing. कहने का मतलब कि यहाँ पर देखो, इसको पूरा पढ़ो आप। देखो क्या कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू बी द वेरीफाई द बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट को क्या किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है कि जो अकाउंटेंट ने तैयार की है बुक वो ठीक है या नहीं है। प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट एंड हिज एम्प्लॉयड, जो भी उसके क्लाइंट ने, जो भी उसके एम्प्लॉय ने बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार किया है, ऑडिटर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। इवन थ्रू द डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड एंड द एरर इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। एरर को निकालना, फ्रॉड को निकालना, ये क्या है, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव है। इट शुड बी कंसीडर ओनली ए सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग। इसे क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव माना है, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, कि ये भी आपको ऑब्जेक्टिव है कि आप एरर और फ्रॉड कौन से ऑब्जेक्टिव में आता है। क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर पेपर आता है तो नॉलेज लेना और उसके बारे में करेक्टनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथनेस बताना, ये किस तरह का ऑब्जेक्टिव है, ये ऑडिटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनके साथ साथ आपको इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आप फ्रॉड, कैसे आप एरर को डिटेक्ट करेंगे, कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इन दोनों चीज़ों से बचा के रखेंगे, प्रिवेंट करके रखेंगे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है ना बेटा जी, आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला पार्ट यही है आपका मेन ऑब्जेक्टिव, देन दूसरा पार्ट आपका क्या है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, देन तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, अदर ऑब्जेक्टिव। अब मेन ऑब्जेक्टिव में क्या इंक्लूड किए गए हैं, ऑब्टेनिंग द नॉलेज अबाउट द करेक्टनेस एंड द फेयरनेस एंड द ट्रूथनेस ऑफ द अकाउंट। अकाउंट्स के जो भी बुक ऑफ अकाउंट उन्होंने तैयार की है उसके बारे में क्या निकालना, करेक्टनेस निकालना, ट्रूथनेस निकालना और फेयरनेस निकालना। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप तो यही बार बार बताएं, बेटा आपके बुक में ही, आपके चैप्टर के अंदर भी यही है। आपको एज इट इज़ अगर लाइन याद करेंगे ना तो बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फिर आप एग्जाम्पल भी पुटअप कर सकते हैं। दूसरा, अगर MCQ बनकर आए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर ज़्यादा बन के आ रहा है एज कम्पेयर टू देयर इज अ सब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी है, मुंबई की जितनी भी यूनिवर्सिटी, मैंने बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं। तो इसलिए अब की बार जो सेशन में सब्जेक्टिव के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट को भी साथ साथ करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपका MCQ में के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले। इज इट क्लियर। चलिए, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि नॉलेज के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपको कैसे डिटेक्ट करेंगे एरर्स को, कैसे फ्रॉड को डिटेक्ट करेंगे और कैसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इन एरर और फ्रॉड से प्रिवेंट करके रखेंगे, ये भी आपका क्या है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है। इज इट क्लियर। चलिए, अदर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आप मेंटेन करके रखें बुक, मेंटेन जो कर रहे हैं वो सही ढंग से हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, जितने भी रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं क्या आप उसको मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें होती है। और साथ में एम्प्लॉयज़ के बीच में मोरल्स को मेंटेन रखना, उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनको भी क्या किया जाना, मेंटेन करके रखना, ठीक है। अब सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं, इसे हम प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं और इसे हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। नाम कोई भी आ जाए, टॉपिक्स दोनों का सेम रहने वाला है। अब नॉलेज किसके बारे में लेनी है, फिर यही बात आ गई है। देखो बेटा जी क्या है, करेक्टनेस है, फेयरनेस है, ट्रूथनेस है, किसके बारे में, ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के बारे में। इफ़ ऑडिट ओनली प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑफ अ अकाउंट, अगर ये कह रहे हैं कि अगर ऑडिट ना, एक ऑडिटर है उसने बुक ऑफ अकाउंट चेक किया और बुक ऑफ अकाउंट में से हमें केवल ये बता दिया कि अकाउंट आपका जो अकाउंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना वो ठीक है, उसने बस ये बताया कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, ये नहीं बताया कि जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है किसके बेस पे है, कैसे है, इसका प्रॉपर एविडेंस है, कैसे, ये पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था ना कि ऑडिटिंग को करते टाइम जो ऑडिटर होता है फाइनली उसे क्या करनी पड़ती है, एक रिपोर्ट राइट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, एक रिपोर्ट राइट करनी पड़ती है। उस रिपोर्ट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर उसने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, बाकी इंफॉर्मेशन कौन देगा भाई, तो क्या ऑडिट कंप्लीट हुई है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑडिट तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एक साथ आपको रिप्रेजेंट करके आप शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, देन इट इज ऑब्जेक्टिव इज नॉट रिसीव्ड। अगर नॉर्मल सी बात है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा। तो ऑडिटर को ज़रूरी है कि तीनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव का मतलब है
एरर और फ्रॉड, इन दोनों को पकड़ना, उन दोनों को ढूंढना। अब चलो इनके बीच में डिफरेंस करते हैं कि डिफरेंस क्या है। फ्रॉड करना, एरर करना, दोनों से तो नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को ही हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर दोनों के मतलब दोनों के बेसिक्स पॉइंट को समझेंगे। देखो अब मैं कह रही हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी नहीं, मैं आपको लेके चलती हूँ, तभी आपको टॉपिक समझ में आने वाले हैं। आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप मान लीजिए XYZ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 पर्सन काम करते हैं। ये आपके दोस्त है टीकू, मीकू और पीकू। टीकू, मीकू, पीकू तीनों आपके दोस्त हैं, ठीक है, और तीनों आपके मेंबर, सॉरी दोस्त नहीं है, इसको मानेंगे कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है। चलो कंपनी बढ़िया ग्रो कर रही थी, 2022 में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, 2023 में भी ऐसे ही चल रहा था। बट जैसे ही मीकू की इस ओनर के साथ झगड़ा हुआ, कुछ भी डिस्प्यूट्स हुआ, कुछ भी बात भी हो सकता है ना, तो इसका हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इसको निकाला तो नहीं, बट मीकू के दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं जानबूझकर इसका कंपनी का क्या कर दूं, मैं नुकसान कर दूं। इसकी जानबूझकर किया जाता है जब क्या है, इंटेंशन होती है, आपकी इंटेंशन होती है किसी को हार्म पहुंचाने में, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने की जब प्रॉपर इंटेंशन होते हैं ना कि मैं तो ये करूंगा, प्रॉपर प्लान किया जाता है इसके लिए। अब नॉर्मल सी बात है, इंटेंशन हुई तो प्रॉपर क्या किया जाएगा, प्लान किया जाएगा, इस तरीके से प्लान किया जाएगा कि आप उसमें फंसो ना, है ना। तो प्रॉपर प्लान किया गया, नॉर्मल सी बात, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएगा, इंटेंशन होगी, और ये क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को कि उसको डिटेक्ट करना कि क्या कमी है, कहाँ कमी कर रखी है, उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। बट एरर के केस में क्या होती है, मिस्टेक होगी, मैम सॉरी फॉर दैट बोलती है ना। मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं कहती हूँ कि बेटे कटिंग मत किया करो, कॉपी के अंदर बहुत नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, सॉरी फॉर दैट मैम, बाय मिस्टेक हो गया। बाय मिस्टेक दैट मीन्स आपने इंटेंशनली नहीं की, आपने जानबूझ के नहीं की, आपसे गलती से हो गया भाई, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, हम यही कहेंगे, या फिर उसको और ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट देंगे, नहीं ना। तो एरर क्या होता है, बाय चांस होता है। एरर कैसे होता है, बाय चांस होता है। इसमें किसी भी तरह की इंटेंशन नहीं होती, ये क्या होता है, अनइंटेंशनली क्या किया जाता है, इसमें काम किए जाते हैं। जैसे कि आप एंट्री करना ही भूल गए बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, आपने एंट्री की बट वो गलती से गलत कर दी, कि जैसे कि 750 की जगह आपने 650 एंट्री कर दी। अब नॉर्मल सी बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो दोनों तरफ एंट्री सेम होती है, तो इसको भी थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और बात है कि जब हम फ्रॉड करते हैं, इसके ऊपर ट्रायल बैलेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, बट एरर के अंदर किसी भी तरह का ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने एंट्री की ही नहीं ना, डेबिट साइड की, तो नॉर्मल सी बात है क्रेडिट साइड तो होगी नहीं। अगर एंट्री गलत की है तो 750 के बजाय 650 भी कर दिया, तो 100 रुपये का फ़र्क दोनों साइड सेम नजर आएगा, तो भी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस क्या है, सेम नजर आएगा, दोनों साइड क्रेडिट और डेबिट साइड सेम नजर आएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, फ्रॉड क्या होता है, इंटेंशनली किया जाता है, इंटेंशन होती है, डन विद देयर इज अ इंटेंशन ऑफ द रिसीविंग द अदर, किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाना इंटेंशनली के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। तो यहाँ पे एरर की बात की जाए तो एरर क्या होगा, एरर आर टू बी यूजुअली कमिटेड इन अनइंटेंशनली, इट इज डन बाय द चांस, ये बाय चांस हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इट्स नॉर्मली ये प्लान करके किया है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है, तो ये नुकसान दोनों के लिए हो सकता है, फर्म के लिए भी हो सकता है और जो दूसरे पर्सन है उसके लिए भी हो सकता है। बट एरर क्या होगा, हार्मफुल तो है बट इतना हार्मफुल नहीं होगा कि उसके लिए हमने प्लान करना पड़ा। प्लान किया हुआ, जैसे कहते हैं ना कि आतंकी हमला हो रहा है, प्रॉपर प्लान से किया था, ये वो प्लान से किया जा रहा है, तो इट्स नॉर्मल कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और बाय द डिफ़ॉल्ट नेचुरली डिजास्टर आ जाते हैं, नेचुरली क्लाइमेट्स आ जाते हैं, तो वो क्या आ जाते हैं, उससे कम नुकसान होता तो है नुकसान, बट वो इंटेंशनली नहीं होता, वो एरर की पॉइंट ऑफ व्यू था। बट अकाउंट में यहाँ पर हम एंट्रीज को लेकर बात की जा रही है, ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और ये हार्मफुल भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट बात की जाए तो अगर फ्रॉड की बात की जाए, अब ये मैं कह रही हूँ कि इंटेंशनली किया गया, तो क्या ये फ्रॉड क्राइम है, क्या ये फ्रॉड आपको
आपको इसको पनिशमेंट देनी चाहिए, यस ऑफ कोर्स, ये क्राइम नहीं है। एरर क्या है, क्राइम नहीं है। फ्रॉड क्या है, हमारा क्राइम है। ठीक है, डिटेक्शन करना, पकड़ना, किसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब नॉर्मल सी बात है, फ्रॉड को क्या किया गया है, पूरी तरह से प्लान मैनर से किया गया है। कैसे किया है, प्लान तरीके से किया है। तो डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड इज अ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज डन विद द प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग की हेल्प से हमने क्या किया है, फ्रॉड को असाइन किया है। और डिटेक्शन की बात की जाए तो डिटेक्शन ऑफ एरर इज द कंपेरेटिवली ईजी होता है, डिटेक्ट करना और एरर को निकालना। ठीक है, क्योंकि इसको तो हम क्या करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन्स की जाती है ना, वाउचर पढ़ाया था, वाउचर की हेल्प से क्या करते हैं, ऑडिटर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेकिंग करता है। तो वाउचर क्या होता है, एक तरह से रिसिप्ट की बात की जाती है, रिसिप्ट्स के अंदर मैच आउट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, लेट, बहुत रात हो चुकी है बेटा थोड़ा सा, बट फिर भी हम ये चैप्टर जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का दिन फिर चला गया तो नॉर्मल सी बात है, कल के दिन पे पहुंचेंगे। अभी फिलहाल 12:30 हो चुके हैं सुबह दैट मीन्स रात के। ठीक है, बट फिर भी हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीज़न क्या है। रीज़न देखो, जब भी मैंने अभी बताया फ्रॉड किया जा रहा है, प्रॉपर प्लान से किया जा रहा है। प्रॉपर प्लान से किया जाता है मतलब पूरी सावधानी बरत रही होगी, है ना, पूरा प्लान। प्रॉपर प्लानिंग से मतलब क्या है कि किसी भी तरह के एरर, किसी भी तरह के मिस्टेक होने की, जो बाय चांस हो जाते हैं ना, सिली मिस्टेक जिसे हम लूप होल्स बोलते हैं, वो होने के बहुत कम चांसेस है। तो जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर सावधानी बरतनी पड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर कॉजेंस क्या ना होगा, पड़ा होगा, कैन नॉट बी द कमिटेड विदाउट द एक्सरसाइज ऑफ द प्रॉपर कॉजेंस। कहने का मतलब प्रॉपर अगर सावधानी नहीं बरती होगी तो कहीं ना कहीं हमारे क्या है, फ्रॉड नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे जो रीज़न क्या होता है, रीज़न एरर होने के रीज़न क्या है, सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंस, मीन्स की लापरवाही होती है कि आप साथ साथ कुछ काम और कर रहे हैं, साथ साथ एंट्री कर रहे हैं, 750 की जगह 650 एंट्री कर दिया है, तो ये क्या है, लापरवाही होती है। दूसरा कारण क्या होता है इसका, कि आपको आपकी बुक ऑफ अकाउंट की कम ट्रांजेक्शन होती है। कम ट्रांजेक्शन बोले तो जैसे कि आप कैपिटल नेचर वाले ट्रांजेक्शन्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, रिवेन्यू में कन्वर्ट कर दिया आपने, या फिर रिवेन्यू के आइटम वालों को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स आपको प्रॉपर पहचान नहीं हो रही कि कौन कौन सी एंट्री किसके अंदर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम एरर्स की बात कर लेते हैं। एरर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एरर कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, एरर आपके 4 से 5 तरह के हैं। सबसे पहला एरर ऑफ द ओमिशन, एरर ऑफ द ओमिशन का है, एरर ऑफ द कमीशन का है, देन उसके बाद कंपनसेटरी एरर है। इन सबको हम 1 बाय 1 करेंगे, एरर ऑफ द प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ द डुप्लीकेशन। सब आसान है, समझते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, एरर ऑफ द ओमिशन का मतलब है कि आपको एंट्री करनी थी मान लो रेंट की, कि आपको रेंट क्या हुआ है, पे करना पड़ा है। ठीक है, रेंट पे किया है तो कंपनी के लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस है बेटा जी, राइट। कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है तो कहाँ एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होती है इसकी, राइट। बट इसकी एंट्री आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की ही नहीं। दैट मीन्स जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, तो टू रेंट करके, इसकी एंट्री आपने की ही नहीं। और जब आपने एंट्री करना ही भूल गए, इसकी ओमिट कर दिया, इसकी भूल गए आप, आपके दिमाग से निकल गई, या फिर पेज उठ के कहीं भाग गया, तो आपको भी दिमाग में नहीं रहा कि आप उसको एंट्री करनी थी। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ना ही डेबिट साइड में कुछ एंट्री हुई, तो नॉर्मल सी बात है क्रेडिट साइड में भी कुछ एंट्री नहीं होगी। तो क्या ये आपका बैलेंस जो है इफेक्ट होगा? नो, क्योंकि बैलेंस कब इफेक्ट होता है, जब डेबिट ज़्यादा होती है या फिर क्रेडिट कम होती है। इससे जस्ट अपोजिट, या तो डेबिट कम होती है, क्रेडिट ज़्यादा होती है, तभी बैलेंस इफेक्ट करता है। अब हमने की ही नहीं तो क्या बैलेंस इफेक्ट होगा? इट्स नॉर्मल, नो मैम। ओके जी, चलो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई है। ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को भूल जाना, ठीक है, फॉरगेट हो जाना, टू द रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं हम। बिजनेसमैन completely forget to the record a transaction in the primary book of account। बिजनेसमैन बिल्कुल ही भूल गया, स्टार्टिंग पॉइंट से ही भूल गया, किसने कुछ सामान खरीदा था या इसने कुछ खर्चा किया था। ठीक है, तो इट्स नॉर्मल कि उसने आगे भी नहीं किया होगा। आपको ही पता है सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन का प्रोसेस क्या होती है, कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन को किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है।
आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, क्या आप जर्नल करेंगे, क्या लेजर प्रिपेयर करेंगे, क्या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एंड आगे कहीं जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस एरर को क्या कहते हैं? एरर ऑफ द ओमिशन। ठीक है, बिकॉज कम्प्लीटली omitted in the entry record in the book of account and not affect in the trial balance। ये किसी भी तरह से हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। और ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और साथ साथ बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसमें ही नहीं लिखा तो नॉर्मल सी बात है ये भी नहीं हो इफेक्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप का रेंट जो था ना, अभी हमने रेंट का एग्जांपल लिया, रेंट मिलना था पूरे 12 महीने का। ठीक है, 12 महीने का खर्चा आपने पे करना था, परंतु आपने पहले ही एडवांस में 6 महीने का तो कर दिया, 6 महीने का आपने बाद में किया है। 6 महीने की या तो आप सारा ही भूल जाओ तो उसे कंप्लीट ओमिट कहेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मैं कहूँ कि आपने 6 महीने की एंट्री डाल दी, 6 महीने की डाली ही नहीं, राइट, 6 महीने की डाली ही नहीं, तो क्या इन केस, पहली बात तो ये 6 महीने का यहाँ पे डाल दिया तो 6 महीने की अमाउंट क्रेडिट में भी होगी, डेबिट में भी होगी, ये भी क्या है? ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। इन केस किसी भी तरह की क्या कंप्लीट ओमिट को पकड़ना और पार्शियल ओमिशन को पकड़ना कि कौन सा इजी लग रहा है आपको? इट्स नॉर्मल। हिंट आपको यहाँ पे 6 महीने का दिखाई दे रहा है कि आपने केवल 6 महीने का लगाया, तो इसको पकड़ना ईजी रहेगा। कंप्लीट ओमिट को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा एज कम्पेयर टू देयर इज अ पार्शियल इमोशंस के कंपेरिजन। ये ओमिशन है। कहने का मतलब, ओमिशन का मतलब याद रख लो, ओमिट करना, भूल जाना, फॉरगेट करना, मतलब कि आपके दिमाग में से बिल्कुल निकल गई है, आधी निकले, पूरी निकले, बट आपने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं की है, पर इसका इफेक्ट आपकी बुक ऑफ अकाउंट में भी नहीं आता है। ये 2 पॉइंट्स आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एरर ऑफ द कमीशन। एरर ऑफ द कमीशन क्या है? एरर ऑफ द कमीशन क्या है? मीन्स कि आपने या तो पूरी ट्रांजेक्शन्स या फिर हाफ ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड कर दिया। पूरी ट्रांजेक्शन, हाफ ट्रांजेक्शन का गलत रिकॉर्ड करने का मतलब, एग्जांपल आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, एक एसेट्स मैंने परचेज की है, ठीक है, 989 रुपीज़ की। ठीक है, आज तो वैसे भी आजकल तो क्या चल रहा है, सेल चल रही है, सेल्स में 100 रुपये की नहीं है, वो 99 रुपीज़ की है। ऐसे ही मान लो आपने 9 कुछ सामान खरीदा तो उसका हिसाब कुछ ऐसा ही बनने वाला है। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कैसे आएगा? 81 और 8 88 ऐसा कुछ बनेगा। आपने 818 ऐसे एंट्री कर दी। ठीक है, मीन्स कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी थी वो कंप्लीट रॉन्ग कर दी है। ठीक है, बट रिकॉर्ड आपने कैसे किया? अब मेरे एग्जांपल के दौरान क्या है, 989 है, बट आपने रिकॉर्ड कैसे कर दिया है 898 की, एंट्री तो गलत होगी। बट डेबिट साइड भी 898 से होगी, क्रेडिट साइड भी 898 से होगी। दिस इज़ अ मेजर एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को ये इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों साइड क्या है, दोनों साइड क्या है, सेम एंट्री हो रही है। तो इट्स नॉर्मल, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, किसी भी तरह की एरर नजर नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिकॉज इन द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड बैलेंस आर इक्वल सो दैट इट्स डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गया? मैंने हर एक चीज़ ऐसे लिखी भी हुई है, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी आप उसको बताएंगे कि एग्जामिनर को आपको बताना है कि मुझे आता है। ठीक है, इफ़ यू डू रॉन्ग द एंट्री, रॉन्ग टोटल होगा, रॉन्ग पोजिशनिंग होगी अकाउंट की, तो ऑडिटर को जब इस तरह की ट्रांजेक्शन, जब वो गलत ट्रांजेक्शन करता है और दोनों साइड गलत ट्रांजेक्शन करता है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी पूरी नॉलेज, अपना पूरा अटेंशन, अपनी पूरे फोकस ऑडिट करते वक्त लगाए, क्योंकि इस तरह की एरर्स बहुत जगह देखने को मिलेगी, है ना। तो यही बात कह रहे हैं। तो एरर बाय द कमीशन का मतलब, ऑफ कमीशन का मतलब क्या है कि गलत एंट्री कर दी और गलत एंट्री के करने के बाद जो आपका क्या निकल के आ रहा है, तो फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। तो दैट्स अ रीज़न कि ऑडिटर को रिक्वायर है कि यहाँ पर जो गलत अकाउंट टैली हो रहा है, गलत अकाउंट पोस्टिंग हो रही है, एंट्री गलत एंट्री हो रही है, इन सबको रोकने के लिए उन्हें पूरी तरह से अलर्टनेस, पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, पूरी इंटेलिजेंसी का यूज़ करना पड़ेगा और पूरा बुक ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए। इज इट क्लियर? कंपनसेटरी एरर कौन सी होती है? कंपनसेटरी क्या है? मान लो अब मैंने क्या किया, 850 की एंट्री करनी थी, बट मैंने क्या कर दी, 750 की एंट्री कर दी। ये एरर हो गया। कितने का फ़र्क नज़र आ रहा है? 100 रुपये क्या है, कम दिखाई है। चलो जी,
मैंने जब दूसरी एंट्री करी ना, तो दूसरी एंट्री क्या कर दी मैंने, 750 की दिखानी थी और मैंने कितने की दिखा दी, 850 की दिखा दी है। ये भी एरर है। ये कितने से ज़्यादा दिखा दिया मैंने, 100 रुपये से ज़्यादा दिखा दिया। क्या इन दोनों का बैलेंस एक दूसरे से रेक्टिफाई हो जाएगा कि एक में कम दिखा दिए, एक में ज़्यादा दिखा दिए, तो इन दोनों का बैलेंस क्या होगा, एक दूसरे से रेक्टिफाई हो जाएगा। तो यहाँ से भी एरर को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए ये कंपनसेटरी जो एरर है इसको भी डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरा, ये ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट नहीं करता है, ट्रायल बैलेंस को भी क्या है, इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं कि व्हेन द टू और मोर देन टू एरर यूजुअली अकर एट अ टाइम, ये कहते हैं कि जब दो एरर एक साथ, टू एरर यूजुअली अकर एट अ टाइम, एक साथ क्या हो जाती है अपन, तो हम क्या करते हैं, वो बैलेंस एक दूसरे को क्या कर देता है, राइट ऑफ कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है, व्हेन द एरर इज अ वन ऑफ अकाउंट बैलेंस आउट ऑफ द एरर इज द अनदर अकाउंट, सच एरर इज रेफर टू देयर इज अ कंपनसेटरी एरर कहेंगे। कह रहे कि जब एक एरर दूसरे एरर को रेक्टिफाई कर देता है, कंपनसेट कर देता है, ऐसे एरर को हम क्या कहेंगे, कंपनसेटरी एरर कहेंगे। ठीक है, अब ये देखो कंपनसेटरी एरर भी है, साथ ही साथ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जितने भी ये एरर्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर है, ये आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे। ट्रायल बैलेंस को दे डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज ये दोनों तरफ सेम एंट्री हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, बैलेंस भी क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो यही बात लिखी हुई है कि मुझे मिस्टर एक्स को डेबिट करना था 20 रुपये से, बट मैंने इसको क्या कर दिया, 200 रुपये से डेबिट कर दिया। और मिस्टर वाई को 200 रुपये से डेबिट करना था, इसको कितने से कर दिया, 20 रुपये से। क्या यहाँ से 180 रुपये, यहाँ से भी 180 रुपये एक दूसरे से रेक्टिफाई नहीं हो गया, एक का डेबिट एक का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया, इसको एक दूसरे को रेक्टिफाई कर दिया। चलिए जी, एरर ऑफ द प्रिंसिपल क्या है, एरर ऑफ द प्रिंसिपल क्या है कि आपको, ऑडिटर को नॉलेज नहीं है आपके प्रिंसिपल की, बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरीके से चेक किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरीके से तैयार किया जाता है। अब मैं कहूँगी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने, बेटा आपने तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया है, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया। सबसे पहले क्या करते थे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करते थे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तैयार करते थे, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी तैयार करते थे, यही प्रोसेस थी, है ना। अब आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी आइटम्स जाने वाली है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी आइटम जाने वाली है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सी आइटम जाएगी। क्या आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली कर सकते हैं, नो, राइट। तो आपको प्रिंसिपल की नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स द रीज़न कि आप क्या करते हैं, एरर करते हैं। नॉलेज अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम्स एंड नॉलेज अबाउट द रीजन रूल रेगुलेशंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इज इट क्लियर। मीन्स कि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि कैपिटल, मैंने पहले भी बताया था आपको कि कैपिटल नेचर वालों को क्या मान लेते हैं, ये रिवेन्यू नेचर को ट्रीट करते हैं और रिवेन्यू नेचर वालों को कैपिटल में ट्रीट करते हैं। दैट्स अ रीज़न कि यहाँ पर एरर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है एरर ऑफ द, ये नीचे एरर के टाइप्स बता रखे हैं कि आप रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर देते हैं, इनकम और कैपिटल के बीच में रॉन्ग क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में कि वो पर्सनल है या दूसरा अदर है, वो ये इन सभी के बारे में आप क्या करना, रॉन्ग कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एरर ऑफ द डुप्लीकेशंस। एरर ऑफ द डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि एक एंट्री आपने 2 बार कर दी भाई, समझ पा रहे हो। ये मैंने इसलिए क्यों एकदम से बोला साथ में, क्योंकि ये मैंने भी किया था, ये एरर मेरे साथ भी हुई है और मैं आज तक इसको याद करती आ रही हूँ। जब हम बनाते थे ना सस्पेंस अकाउंट +2 क्लास में, तब वहाँ पे किया था एरर ऑफ द डुप्लीकेशंस। मैंने एक एंट्री 2-3 बार कर दी थी और उससे मुझे पता भी नहीं चला कि अकाउंट्स मेरा टैली हो रहा था, एक दूसरे से डेबिट क्रेडिट एक दूसरे से इक्वल आ रही थी, बट एग्जैक्ट अगर मैंने बुक में मैच की तो वो अमाउंट डबल नज़र आ रहा था। वो क्या था, एक एंट्री को मैंने क्या कर दिया है, 2 बार कर दिया है। तो इस वजह से भी क्या होता है, बैलेंस आपका सेम तो आएगा डेबिट क्रेडिट, बट ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट कंक्लूजन की अगर ड्रॉ करूँ मैं इसके ऊपर कि मोस्टली जो एरर होते हैं विच इज़ डिस्कस इन अबव, हमने कौन कौन से डिस्कस किए, हमने ओमिशन का डिस्कस किया, ओमिशन का डिस्कस किया, कमीशन का डिस्कस किया, कंपनसेटरी था ना, आई होप कंपनसेटरी था, जब कमीशन भी था कंपनसेटरी भी था, ओके।
कमीशन का डिस्कस किया, कंपनसेटरी का डिस्कस किया, प्रिंसिपल का डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने ये डुप्लीकेशन का डिस्कस किया। इन सब एरर में आपने देखा कि कोई भी बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस को ये इफ़ेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि दोनों साइड एरर, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड जो क्या होती है हमारी मोस्टली इक्वल होती है। समझ में आ गया? ये थी आपकी एरर। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है मैंने आपको बताया। फ्रॉड क्या है? इंटेंशनली किया जाता है। इसके लिए आप क्या करते हो? प्रॉपर प्लानिंग करते हो, है ना। मेन फोकस क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या पहुंचाना चाहते हो? नुकसान पहुंचाना चाहते हो। इट इज़ डन बाय द इंटेलिजेंट एंड द स्कीमिंग पीपल। मीन्स कि इसको जो तैयार करने वाला जो फ्रॉड का जो प्रपंच है ना, ये कहते हैं ना कि जैसे कि महाभारत में शकुनी मामा जी थे, है ना। उसमें क्या था, पूरा उसने षड्यंत्र रचा हुआ था कि अपने भांजे को क्या बनाना है? राजा बनाना है। तो इस तरीके से उसने क्या कर रखा था, पूरी महाभारत में एक तरह से इंटेलिजेंट कह सकते हैं, जो उन्होंने राज्य के प्रति उन्होंने पूरा दिमाग लगाया था ना। तो क्या है, एक प्लान, जो फ्रॉड क्या है, एक तरह से एक इंटेलिजेंट, एक नॉलेजेबल पर्सन ही कर पाएगा और वो पूरी तरह से प्री प्लान्ड होगा। ठीक है। वेरी डिफिकल्ट, उसको डिफिकल्ट है उसको डिटेक्ट करना। दोनों चीज़ों को क्या किया जाना? डिटेक्ट करना, पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इज इट क्लियर? So that it is a necessary for the auditor to have a knowledge about the various kind of the fraud। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑडिटर को एरर के साथ साथ कि उनको फ्रॉड के बारे में पता चले कि फ्रॉड क्या है, फ्रॉड कैसे निकालते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या है? मिस एप्रोप्रिएशंस एंड द एम्बेजलमेंट ऑफ द कैश। मीन्स कि आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं फ्रॉड। या तो आप गुड्स चुरा सकते हैं या आप कैश चुरा सकते हैं। देखो मैं दोनों का मतलब सेम एकदम से बताऊंगी क्योंकि दोनों में सेम पॉइंट है, कंसेप्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी बड़ी बड़ी है, क्या आप उसको चुरा सकते हो? अगर चुराया तो गेटकीपर भी देख लेगा, भाई वो लेके जा रहे हो आप, है ना, पता बता देगा कि देखो इन्होंने चुराया है। समझ पा रहे हो? उस केस में आपके लिए कैश चुराना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा है और जो उसकी वॉल्यूम है वो भी क्या है? कम है। समझ पा रहे हो? अगर गुड्स की बात की जाए, गुड्स की वैल्यू इवन ज़्यादा है बट वॉल्यूम भी तो ज़्यादा होगी ना बेटा, और उसको चुराना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस केस के अंदर जो मिस अप्रोप्रिएशन होना कैश का, तो मतलब क्या है कि उसमें क्वालिटी ऑफ कैश क्या होगी? ज़्यादा होगी। वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। वॉल्यूम क्या होगी? अब मैं कह रही हूँ कि आपने ये मेरा फर्नीचर का काम है, ठीक है। फर्नीचर के काम में आप क्या मेरा बेड उठा के लेके चले जाएंगे जो मैंने तैयार किया है? अरे भाई उठा के लेके जाओगे, मुझे दिखेगा कि नहीं? क्या समझ पा रहे हो? उसकी वॉल्यूम कितनी ज़्यादा हो जाएगी, क्या मैं उसको उठा पाऊँगी? इट्स नॉट पॉसिबल। ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश इज मस्ट ईजियर एज कम्पेयर टू द गुड्स। गुड्स के कंपैरिजन में कैश को चुराना, कैश को लेके जाना वो थोड़ा सा आसान रहने वाला है। क्यों? क्यों वहाँ पर कैश की जो क्वालिटी कैसी होती है? हाई इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होती है? उसकी कीमत ज़्यादा होती है। अब देखो अगर मैं कहूँ कि 2000 रुपये के नोट की मैंने पूरी गड्डी उठा ली तो बताओ कितने लाख रुपए हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो वही बातें हैं। और उसकी वॉल्यूम क्या होगी? वो भी कम होती है। तो पर्सन इंटरेस्टेड इन देयर इज अ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द कैश बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी टू द स्मगल कैश आउट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से पैसा बाहर निकालना थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू देयर इज अ गुड्स को चुराना। ठीक है। क्योंकि अगर आपने उसको चुरा भी लिया तो इसको गेट कीपर भी नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। नॉर्मल सी बात है, आप बैग लेके जाते होंगे तो बैग में भी डाल सकते हो। ठीक है। आप बैग भी नहीं लेके जाते तो पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते। ठीक है। काफ़ी सारे कारण होते हैं किस तरीके से स्मगल किया जाता है कैश को। स्मगल का मतलब समझते हैं ना, कैश को किस तरीके से स्मगल किया जाता है। सबसे पहले आप उसकी रिकॉर्डिंग ना करो, ट्रांजैक्शन ही ना करो उसकी। ठीक है। जो भी आपने मतलब मान लो कि आपने सेल कर दिया सामान, ठीक है, आपने सामान तो सेल कर दिया, सामान तो जो गुड्स जो है चली गई, बट जो कैश रिसीव हुआ उसकी आपने एंट्री ही नहीं की। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आप अपने कैश को किस तरीके से चुरा रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें कि नो एंट्री ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट ऑफ द कैश इन द बुक ऑफ अकाउंट। किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट जो होती है, रिसिप्ट का क्या है, अब यहाँ पे कंपनी वालों की क्या हो रही है? इनकम हो रही है। इनकम को आपने शो ही नहीं किया,
ठीक है, इन द बुक ऑफ अकाउंट। चलो जी, नो रिकॉर्ड कैश सेल, जितने भी आपने कैश को सेल किया है, कैश में जितना भी सामान बेचा है उसको भी आपने नहीं रिकॉर्ड किया। साथ साथ में कोई भी ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप चुरा लेते हो, एक चेक है, चेक के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है कि इतनी इतनी अमाउंट को पेमेंट करना है, अगर आपने उसको चुरा लिया तो नॉर्मल सी बात है, पैसा भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, कैश की स्मगलिंग की जाती है। ठीक है, आपने डोनेशन दी है डोनेशन आपने कितने की, 25,000 रुपये की, आपने दिखा दी 75,000 रुपये की, तो बीच के 50,000 रुपये का पैसा है वो तो क्या कर रहे हो आप, चुरा ही रहे हो ना बिजनेस से, क्योंकि गवर्नमेंट को तो कितना दिखाओगे, 75,000 रुपये। टैक्स की सेविंग कितने पे करोगे, 75,000 रुपये, क्या 25 पे करोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो 50,000 तो सेव किए ना, समझ पा रहे हो, तो ये भी क्या है, स्मगलिंग है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये फ्रॉड है बेटा। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने टैक्स पढ़ाया था ना, टैक्स को बचाने के काफ़ी सारे तरीके बताए थे। टैक्स इवेजन का जो कंसेप्ट था ना, 31st जो चैप्टर है आपका टैक्स इवेजन का, है ना, टैक्स मैनेजमेंट का, टैक्स प्लानिंग का, ये सभी चैप्टर्स को मैंने जब डिस्कस किया था ना, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे टैक्स को बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो बोर्ड एरिया में सोचना है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इनका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन एंड द एम्बेजलमेंट ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे किसको चुराया जा रहा है, गुड्स को चुराया जा रहा है। अब आप इसे कहेंगे कि मैम अब तो गुड्स को इतना बड़ा सामान नहीं लेके जा सकते थे। ठीक है, मैं अभी भी कह रही हूँ कि नहीं लेके जा सकते, मशीन को चुरा के नहीं लेके जा सकते। ठीक है, बट क्या आप गोल्ड की अगर आपने एक ईंट भी उठा ली ना तब भी माला माल हो जाओगे, सिल्वर की एक ईंट उठा ली तब भी माला माल हो जाओगे, डायमंड उठा लिया, तो वहाँ पे क्या है, गुड्स की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, बट वॉल्यूम क्या है, कम है, वजनी क्या है, कम है। जिसकी आपने स्टोर में से मान लो एप्पल का फ़ोन ही उठा लिया, वो भी प्रो वाला, ठीक है, तो क्या हो गया, गुड्स को चुराया है। महंगाई है, आज के टाइम में सबसे महंगी बात चल रही है ना, मैक उठा दिया आपने, वो भी महंगाई है। तो क्या है, वो गुड्स को चुराया जा रहा है बेटा। ऐसे सामान जिनकी वॉल्यूम कम है, वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस में हम गुड्स को चुरा कर अपने बिजनेस में लॉस की पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, स्टीलिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द स्टोर आफ्टर द एंटरिंग द परचेज। आपने परचेज तो दिखा दी है, मैं कह रही हूँ कि मैंने परचेज किए 1 लाख रुपए का सामान, ठीक है, सामान तो परचेज कर लिया है, दिखा भी दिया, बट वो गोडाउन में नहीं पहुँचा, गोडाउन में पहुँचा ही नहीं है, उसको बीच में चुरा लिया। इन केस परचेज तो कर ली, ये भी हो सकता है कि आपने रिटर्न करना पड़ा, कि आपने सामान आपका ख़राब निकल गया, तो वापस भी दोगे, पैसे भी वापस आएंगे। तो इस परचेज रिटर्न की एंट्री ही नहीं की बेटा, मतलब जिससे पैसा आ रहा है, सामान आ रहा है, उनसे पैसे नहीं। अब ये परचेज रिटर्न की एंट्री सेल कैश मिस अप्रोप्रिएशन में आ जाएगी। गुड्स की एंट्री कहाँ आ जाएगी कि आपने गुड्स को गोडाउन से ही चुरा लिया है, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो कि अपने जो गुड्स हैं, जो कंपनी के अंदर आपको जो सामान दिए हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको व्हीकल दिया है, कंपनी वालों ने आपको एक व्हीकल दिया है, गाड़ी दी है ऑफिस में आने जाने के लिए, बट आप उसको क्या कर रहे हो, पर्सनली भी यूज़ कर रहे हो, पर्सनली उसे कहीं भी घुमा के ले जा रहे हो, अपनी नानी के घर जा रहे हो, बुआ के घर जा रहे हो, क्या है, पर्सनली यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपने किसी भी तरह की सेल रिटर्न की एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री तो गुड्स के अंदर काम कैश के अंदर काम आ जाएगी बेटा, और सेल रिटर्न की एंट्री क्या है, आपकी गुड्स के अंदर काम आ जाएगी। समझ पा रहे हैं कंसेप्ट, आप समझ पा रहे हैं, जिसकी यहाँ पर सामान को चोरी किया जा रहा है, वहाँ पर कैश को चोरी किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट कर पा रहे हो। मैनिपुलेट का कहने का मतलब आप उसको बदल के शो ऑफ करके दिखा रहे हो कि, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स एग्जाम्पल दिया था मैंने, अभी वही एग्जाम्पल है। ये मोस्ट ऑफ कौन करते हैं, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ करते हैं, जो जिनकी इनकम तो होती है, मतलब मान लो कि अगर मैं 18 लाख वाले एम्प्लॉई की बात करूँ कि 18 लाख उसकी पर साल की सैलरी है ये, ठीक है, तो क्या है, उसका टैक्स भी तो बड़ी अमाउंट में होगा। टैक्स की चोरी किस तरीके से करेगा, वो डोनेशन दिखा देगा, वो अपने कहीं और लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम दिखा देगा, मेडिकल हेल्थ चेकअप के ऊपर दिखा देगा, इतने खर्चे दिखा देगा कि जिससे उसकी इनकम क्या हो जाएगी, ये 18 से क्या पता 5 लाख पे आ जाए यार। 5 लाख मिलती ही तो वैसे ही 12,500 की डिडक्शन मिलती है ना, 12,500 की रिबेट की मिलती है ना, 87A की। तो ये सभी कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ये आप इनकम टैक्स के यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, मैनिपुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप अपने इनकम टैक्स और सेल टैक्स को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो,
या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू पिक्चर है, जो सही इमेज है, उसको आप छुपाना चाहते हो बेटा जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पता चली तो कंपटीटर भी उछल जाएंगे, कंपटीटर भी उस तरह की स्ट्रेटेजी अप्लाई करना लग जाएंगे। दूसरा ये भी कारण हो जाता है कि अगर आपने अपनी पोजीशन दिखाई ना, अपना प्रॉफिट दिखाया ऑर्गेनाइजेशन की, हमारा प्रॉफिट तो भाई इतना हो रहा है, तो क्या जो शेयर होल्डर बने बैठे हैं आपकी कंपनी में वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं ना, वो भी क्या करेंगे, डिविडेंड आपसे हाई लेना शुरू कर देंगे कि ये कहेंगे कि हाँ बढ़िया कमा रही है तो हमें भी डिविडेंड दो, बढ़िया कमा रही है तो शेयर की वैल्यू भी क्या करो, इसकी इंक्रीज़ कर दो, जिससे हमें भी प्रॉफिट मिले। समझ पा रहे हैं? तो ये सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैनिपुलेशन के कैसे मैनर्स होते हैं कि आप अपने मतलब कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को, बुक ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट कर सकते हो। ये एक्चुअल में है बेटा, कभी देखना किसी की बुक ऑफ अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं, ओवर वैल्यू किसको करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया था मैंने, याद होगा, ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू। अगर किसी ने अभी तक इनकम टैक्स, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ मैंने कौन कौन से सिलेबस कवर किए हुए हैं। इनकम टैक्स करवाया हुआ है मैंने आपके बीकॉम 3rd सेमेस्टर वालों बच्चों का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करवाया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्लीट करवाया हुआ है, रिटेल के अपने 3 से 4 चैप्टर हुए हैं, बाकी हम करेंगे जिस दिन भी मौका मिलेगा। इंश्योरेंस के भी 3 से 4 चैप्टर हमने किए हुए हैं। अब देखो मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैंने जो मुश्किल हैं बच्चों के लिए वो करवाए हुए हैं, तो क्यों ना आप इस टॉपिक को भी, मेरे वीडियो जो बनाए उनको देख सकते हैं, नोट्स भी अवेलेबल है आप सबको लिए, ठीक है। तो ओवर वैल्यू किसको दिखाएंगे, इसकी ज़्यादा वैल्यू किसकी दिखाएंगे, जिससे आपकी इनकम कम हो, नॉर्मल सी बात है। लायबिलिटी को आप ओवर वैल्यू दिखाएंगे। अंडर वैल्यू किसको दिखाएंगे, अंडर वैल्यू आप एसेट्स को दिखाएंगे कि मेरी तो है भाई एसेट्स की, मैं तो बिल्कुल गरीब पर्सन हूँ भाई, मैं तो ठन ठन गोपाल हुआ पड़ा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, डिविडेंड वालों को भी नहीं देने वाला, है ना। तो ये क्या है, ओवर वैल्यू किसको दिखाएंगे, लायबिलिटीज़ को दिखाएंगे। अंडर वैल्यू किसको दिखाएंगे, एसेट्स वालों को दिखाएंगे, ठीक है। कहते हैं कि शोइंग द फिक्टिशियस एक्सपेंसेस नॉट द एक्चुअली। फिक्टिशियस एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो एक्चुअल में नहीं होते, आप वैसे ही हवा में दिखा रहे हो। कहते हैं कि मैंने डोनेशन कर दी 4 लाख की, डोनेशन कर दी 8 करोड़ की, तो ये क्या है भाई, हवा हवा में थोड़ी ना, एक्चुअल में करो ना। ये वैसे दिखाना तो ये कहीं ना कहीं आपके खर्चों को बढ़ाता है, जिसके कारण आपकी प्रॉफिट और आपकी इनकम कम होती है ना। अब खर्चे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो इनकम टैक्स भी कम होगा, इट्स नॉर्मल। क्या कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर वालों को किस में कन्वर्ट कर दिया है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया है, या फिर कोई भी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर दिया। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिजर्व नॉर्मल होता है शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सीक्रेट रिजर्व बना देते हैं तो उस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं कंपनी अपना प्रॉफिट बचा के पर्सनली रख लेती है, ठीक है। आप गलत स्टेटमेंट दिखा दो, सेल की, परचेज की, सेल रिटर्न की, परचेज रिटर्न की। समझ पा रहे हैं, सिंपल सा टॉपिक है बेटा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बेसिक आप बस, हाँ दूर दूर से ऑडिटिंग लग रहा है कि हाँ ये मुश्किल है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सबसे आसान टॉपिक है। अब आप ये कहेंगे कि मैम जोन सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो वही कहते हो कि आसान है, ऐसा ही है, सब पढ़ाई सबसे आसान काम है बाकी कामों को छोड़ के। मुझे बाकी काम इतने मुश्किल लगते हैं, इवन बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। पढ़ाई कितनी करवा लो, सारा दिन पढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब आपको भी पता लग रहा होगा कि डेली कम से कम 3 से 4 वीडियो आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे पता है पेपर आ चुके हैं, मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, तो दैट्स अ रीज़न कि थोड़ा सा टाइम शेड्यूल मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट आपके लिए ज़रूर है, तभी अभी होने हो चुके हैं। चलो करते हैं, छोटा सा चैप्टर रहता है ये, 10-15 मिनट का हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, अदर ऑब्जेक्टिव क्या है। अदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि एम्प्लॉय के माइंड के ऊपर एक तरह से मॉरल प्रेशर जनरेट करना। कहने का मतलब कि जब आप काम करवा रहे हो उसे ये बताओ कि जो आप काम करोगे ना वो किसी के द्वारा ना चेक होगा, और गलती निकल गई ना तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी, या तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी या आपको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अलर्ट होकर काम करेगा ना, वो तो बेचारा डर ही जाएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे कि जब मैंने पहले क्या थी स्कूल के अंदर जब मैंने जॉब की थी, वहाँ पे क्या था कि यहाँ पर टीचर्स काम करते थे, टीचर्स का काम प्रिंसिपल मैम चेक करती थी, प्रिंसिपल का काम फिर कौन करता था, हमारे डायरेक्टर चेक करते थे। ये क्या हो रही है, 1 by 1 चेकिंग हो रही है। अगर इनके काम में मिस्टेक निकली तो ये हमें डांटेंगे, हमारे काम में मिस्टेक निकली तो हम कहाँ जाएँ, या तो बच्चों की कॉपी होगी तो उनको ऊपर डांटेंगे, क्या तुम सही नहीं लिख सकते, है ना। तो ये एक तरह से एक प्रेशर बना रहता था कि हर टाइम एक्यूरेसी की ओर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिटिंग का काम यही है। ऑडिटिंग के अंदर ये भी ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉइज़ के ऊपर क्या बना के रखे, प्रेशर बना के रखे।
बट कहीं ना कहीं ये भी गलत है ना। अब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा तभी तो हम वहाँ से छोड़ के भागे आए थे, है ना। तो इफ़ द एम्प्लॉई आर द अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द वर्कर शैल बी एग्जामिन बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन, ये उन्हें पता होगा कि उनका जो काम है ना एक ऐसे पर्सन के द्वारा चेक किया जाएगा जो एक अननोन पर्सन है, इवन आपसे भी और इवन ऑर्गेनाइजेशन से भी, जिसका नाम क्या है, ऑडिटर है। ओके, इनडायरेक्टली प्रेशर्स ऑन देम एंड हैंस दे वर्क विद देयर इज अ मच ग्रेटर। कहने का मतलब वो पूरी सावधानी से, पूरी एफिशिएंसी से, पूरी रेगुलरिटी से, कॉशन से, इन सब से काम वो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। फुलफिलमेंट द लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो कहने का मतलब जितने भी रूल्स ऑफ रेगुलेशंस आपकी बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन है, बुक ऑफ अकाउंट में ये लिखा हुआ है कि आपको ये मानने हैं, आपको ये करना है, तो आप करोगे। अगर नहीं किया तो ये इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाता है ऑडिटिंग के अंदर। नेक्स्ट क्या है, सेटिस्फेक्शन द गवर्नमेंट ऑफिशियली। गवर्नमेंट ऑफिशियल का मतलब क्या है कि फॉर द ऑल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप नॉट मैंडेटरी। ये कहते हैं कि एक पार्टनरशिप के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑडिटिंग करवाना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट वो फिर भी करवाते हैं। रीज़न क्या है करवाने का, कि जो गवर्नमेंट है इवन वो जो पब्लिक है, इन दोनों का क्या बना रहे हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट बना रहे, विश्वास बना रहे कि किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन, अफवाह ना फैले। इस अफवाह के ऊपर रोक लगाने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना ऑडिट करवाते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक आ जा गया है कि ऑडिट के एडवांटेज क्या है। अब देखो इतनी देर से मैं पिछले 30 से 40 मिनट से बोलने जा रही हूँ कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है बेटा। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस की, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्चुअल पोजीशन को दिखाते हो। ठीक है, दिखाएंगे तब जब आपको नॉलेज होगी, और नॉलेज होने के साथ साथ आप क्या पकड़ पाएंगे, आप उसके फ्रॉड को, आप उसके एरर को, आप उसके एरर इन सब को क्या कर पा रहे हो, डिटेक्ट कर पा रहे हो। इज इट क्लियर। मोरल प्रेशर बना पा रहे हो कि वो अच्छे से अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करे। ठीक है, अलर्टनेस लेके आ रहे हो एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच में। अब देखो एम्प्लॉई यहाँ पे क्या है, टीचर्स है, और मैनेजमेंट क्या है, जो हमारी प्रिंसिपल है, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, है ना। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को वैल्यूएट भी कैसे किया जा रहा है, डायरेक्टर के द्वारा किया जा रही है। इसके एडवांटेज बता रही हूँ। अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अच्छा नजर आ रहा है, किसी भी तरह की एरर, किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इमेज है उस ऑडिटर के सामने, एक ऑडिटर कौन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन है, मैंने बताई थी ना कि वो सीए भी हो सकता है ना। एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको सर्टिफिकेट इशू किया करवाया जाता है, तो वो क्या है, उसके सामने इमेज अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं वो आपकी कंपनी को हायर भी कर सकता है या प्रमोट भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी तो शेयर भी बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा तो क्या है, उनकी डिविडेंड, जो शेयर होल्डर को डिविडेंड भी क्या होगा, वो अच्छा मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ पा रहे हो। हेल्पफुल इन द रिसीविंग द कंपनसेशन रिसीव करने में हेल्पफुल होता है। देखो मैंने जब फर्स्ट चैप्टर करवाया था ना, ये वाला, इसके अंदर ये सभी पॉइंट्स एज इट इज़, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट करवाए थे ना, यहाँ पे ये सेम एज इट इज़ पॉइंट आपके एडवांटेज की बन सकती हैं कि आपको क्लेम लेने में, वेरिफिकेशन में, ठीक है, आपका पीरियड जो है वो सभी चीज़ें डिसाइड हो गई है, वाउचर डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। इन सभी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट्स को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, टैक्स की असेसमेंट कर सकते हो कि कितना मेरा टैक्स बनता है। ठीक है, अपने आप को इंसॉल्वेंट करार करने के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत होती है ना। ये हमने इसमें भी पढ़ा था कि नेसेसिटी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। एक सेकेंड, ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था क्यों हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ज़रूरत होती है, कि लोगों को अपने मेमोरी नहीं होती, अपने आप को कोर्ट के सामने प्रूफ करने का, अपने आप को एज ए डेटर क्रेडिटर्स के बारे में पता लगाने का, ठीक है, इंसॉल्वेंसी करार करने का। देखो ये यहाँ पे टॉपिक किया था हमने, ठीक है, असेसमेंट ऑफ द टैक्स एंड देन, समझ पा रहे हो। तो दैट्स अ रीज़न कि आपको प्रीवियस चैप्टर जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट। ऑडिट की लिमिटेशंस क्या होती है, मीन्स की कमियाँ क्या हैं। अब ये कहेंगे कि मैम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, फ्रॉड लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां, बेटा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इवन सिक्के के भी दो एक होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है ना। तो कोई भी चीज़ आपके इन्वायरमेंट में आ रही है, उसको पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। अब ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट भी है, प्लस पॉइंट भी है, और साथ में नेगेटिव क्या है कि आपकी सिक्योरिटी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं आप ये कहते हो कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब, कहीं पे भी आप आईडी बनाते हो, उसको आप प्राइवेट कर लेते हो। बेटा जहाँ आपने आपको अपने आप में एनरोल किया वो प्राइवेट कैसे रह सकती है, समझ, मेरा लॉजिक समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह से हर चीज़ के
दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या है? ऑडिटिंग इज नॉट ए कंक्लूजन ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ द पीपल। ऑनेस्टी नहीं होती। अब मैं कह रही हूँ कि इवन वो अननोन पर्सन है, इवन वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, बट उसे काम तो उस रूल रेगुलेशन के तहत करना पड़ेगा ना, एक पूरी बाउंड्री सेट कर रखी है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, है ना। और कई बार ऐसे भी होते हैं ना कि सिफारिश चलती है, बहुत बार सुना होगा ये, नॉर्मल आपने सुना होगा कि सिफारिश से ये काम हो गया, उसके अकाउंट्स में इतने मिस्टेक्स थी, उसका सिलेक्शन भी नहीं होना था फिर भी वो सिलेक्शन हो गया, वो पास भी नहीं होता फिर भी पास हो गया वो लड़का। क्या हो रहा है? सिफारिश हो रही है ना। इस तरह से जब कोई बुक ऑफ अकाउंट को चेक किया जाता है तो वहाँ पे भी इस तरीके से ऑनेस्टी, बहुत कम एम्प्लॉय है अपनी संसार के अंदर की जो ऑनेस्ट के साथ काम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी नहीं रिप्रेजेंट करता है, इट्स नॉर्मल। अब मैं कहूँ कि मेरा बिजनेस इतू सा है, छोटू सा है, क्या मैं सारी ट्रांजेक्शन को देख सकती हूँ? कहेंगे यस मैम। अगर मैं कहूँ कि मेरा बिजनेस भाई इतना बड़ा है, इसमें लाखों ट्रांजेक्शन्स है, क्या ऑडिटर सारी ट्रांजेक्शन्स देख पाएगा? इट्स नॉर्मल, नॉट पॉसिबल बेटा जी, नॉट पॉसिबल, है ना। तो क्या है कि जब इतने बड़ा ट्रांजेक्शन, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके लिए ऑडिट स्पेशल आया था, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को चेकआउट करना ऑडिटर तो वैसे भी नहीं करेगा, वो मेन ट्रांजेक्शन को देखेगा, मेन ट्रांजेक्शन को करके रेक्टिफाई करके अपना दिखा देगा। तो क्या वो एक्यूरेट परसेंटेज हुई कि हाँ इसका बुक ऑफ अकाउंट बिल्कुल करेक्ट है? नहीं होगी। तो इट्स नॉर्मल कि एक्यूरेसी भी नहीं होती। नेक्स्ट क्या है? माइनर थिंग्स आर नॉट पेड अटेंशन। ये कहते हैं कि जो अटेंशन जो दी जाती है ना, मैंने अभी बताया कि केवल मेजर ट्रांजेक्शन को दी जाती है, बड़ी ट्रांजेक्शन को दी जाती है ना। अब मैं वो क्या वो वाउचर को देखेगा? वाउचर को देखेगा तो क्या सारे वाउचर को देखेगा? वो उन वाउचर को देखेगा जिनसे अपने बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन की होगी, करोड़ों में की है, मान लो कि 1 करोड़ की कोई मशीन खरीदी है, उनके देखेगा। क्या ये वो 50,000 की भी अमाउंट का कोई अमाउंट देखेगा? उसके लिए तो भाई 50,000 रुपये 5 रुपये के बराबर होंगे ना। तो कहने का मतलब वो केवल मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि वो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर फोकस करे। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो अकाउंटेंट्स होते हैं, वो यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो अपने फ्रॉड्स को वहाँ छोटी ट्रांजेक्शन में करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सर्टेन फ्रॉड्स में भी रिमेन अनडिटेक्ट। यही कारण है, अगर आप इतने बड़े ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, ये वाला एरिया छोड़ दिया तो क्या पता इसी में एरर कर रखा हो। तो इस वजह से भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर पा सकते। ठीक है, ऑडिटर डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑल द बिजनेस और ट्रांजेक्शन्स। कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू देयर इज अ लैक ऑफ द नॉलेज एंड द लैक ऑफ द इवन द नेग्लिजेंस। हमने पढ़ा था ना कि जो नेग्लिजेंस होता है और जो लैक ऑफ नॉलेज होता है, इनकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सभी रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते, है ना। इवन बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस के नेचर को भी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो आपका ऑडिटर होता है उसे सारे बुक ऑफ ट्रांजेक्शन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ड्यू टू देयर इज अ नेग्लिजेंस एंड द लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑडिटर मेयरली एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। कहते हैं कि मोस्ट ऑफ क्या होते हैं कि देखो इंसान है, सब इंसान अपनी, मैं कह रही हूँ कि मेरी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं ना, 40 में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसको एक्यूरेट रिस्पॉन्स दे सकती हूँ? 2 बच्चों को। मतलब रिस्पॉन्स कहने का मतलब उसके ऊपर ज़्यादा मैं एज इट इज़ रिजल्ट बता सकती हूँ कि ये बच्चा ऐसा है तो ये बच्चा ऐसा है। बट मैं सभी बच्चों को एज इट इज़ मैं नहीं सोच के बता सकती कि इसकी थिंकिंग ऐसी चल रही है, इसकी थिंकिंग ऐसी चल रही है, इसकी थिंकिंग। मैं क्या करूँगी, अपनी अजम्पशंस यूज़ करूँगी कि शायद ऐसा हो सकता है, राइट, शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो मोस्टली क्या होते हैं कि जो ऑडिटर्स होते हैं वो अपनी क्या करते हैं, ओपिनियंस ही देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के प्रति। ओपिनियंस ऑन द अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, इवन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, आर द करेक्टेड, बट इट डज नॉट मीन्स देयर कैन बी नो इरेगुलरिटी इन द बुक ऑफ अकाउंट। इवन ओपिनियन किसने दिए हैं? ह्यूमन ने दिए हैं। क्या ह्यूमन से मिस्टेक नहीं हो सकती? ये सबसे मुझे अच्छी लाइन लगी इस बुक की, इस चैप्टर की, कि इवन गिवन द ओपिनियन आफ्टर द ड्यू द एग्जामिनेशन इज आल्सो ह्यूमन। कहते कि ओपिनियन दिया, एग्जामिनेशन भी ह्यूमन ने किया, बट क्या ह्यूमन से मिस्टेक नहीं हो सकती? देखो यहाँ पे भी कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर की डेफिनेशन देते थे ना, बट कंप्यूटर में एकदम से शॉर्ट सर्किट आ जाए, लाइट चली जाए, तो क्या आप अपने जो डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो? उसमें ये भी परेशानी आ जाती है, उसकी टेक्नोलॉजी को समझना परेशानी। हर चीज़ वही कह रही हूँ कि हर चीज़ के 2 सिक्के पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। इवन ह्यूमन है, कोई भी चीज़ है, ऑडिटिंग के भी देख लो, हमने दोनों
चीज़ देख ली है, नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लिए, पॉजिटिव भी पॉइंट देख। लास्ट नेगेटिव पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि ऑडिटिंग डज नॉट इन्जॉय द प्रैक्टिकल फ्रीडम, प्रैक्टिकल फ्रीडम नहीं इन्जॉय कर पा सकता, क्योंकि जितने भी राइट्स होते हैं इसके, जितनी भी ड्यूटी होती हैं, जितने भी राइट्स होते हैं, जितनी भी ड्यूटी होती हैं, उनको क्या किया जाता है, आपके एक्ट में लिख दिया जाता है। कंपनी का एक्ट कौन सा बेटा, 2013 एक्ट है। उम्मीद करते हैं ये जो चैप्टर है बड़ा अच्छा चैप्टर था। एरर्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, फ्रॉड्स के बारे में पढ़ा कि फ्रॉड एरर कितने तरह के होते हैं, गुड्स की चोरी कैसे की जा सकती है और कैश की चोरी कैसे की जा सकती है, बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, इन सब टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका टाइप ऑफ अकाउंट, सॉरी टाइप ऑफ ऑडिट, राइट, टाइप ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को करने के बाद उम्मीद करते हैं जो आपको ये जो चैप्टर है पसंद भी आया होगा और साथ में जो ये चैप्टर करने का जो तरीका है वो भी पसंद आ रहा होगा। इसकी ये लिमिटेशंस है, ठीक है, ये सब टॉपिक हमने कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम किस चीज़ का करने वाले हैं, हमारे ऑडिट का करेंगे। ऑडिट वो भी कैसा, टाइप ऑफ ऑडिट। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम से पहले पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम पूरा का पूरा ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं, जो नोट्स मैं आपको ये जिस नोट से मैं पढ़ा रही हूँ वो नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स के लिए आपको ₹9 चार्ज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको टीम से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, टीम वर्ड, जिसके अंदर हमने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है, जिनकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे वंस अगेन।